Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the first video of the chapter Financial Statement Analysis. अब जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी कंपनी की, कंपनी में हम क्या बनाते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं उसमें हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में जानते हैं और बैलेंस शीट में हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं। तो जो मॉनेटरी टर्म्स है, जो मनी की फॉर्म में हमें आइटम्स दे रखे वो अपने आप में प्रॉपर कोई रिजल्ट नहीं बताती, तो हमें क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है, जिससे कि हमें कंपनी की प्रॉपर लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में पता चल जाए, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में पता चल जाए और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में पता चल जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसको हम इस तरह से एनालाइज करते हैं उसकी आइटम्स को, ताकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा है वो क्या हो सके, सिंपल बन सके। और ना केवल हम कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल डाटा में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन भी करते हैं कि एक आइटम का दूसरी आइटम से क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम एसेट्स को डायरेक्ट ऐसे ना लिख के करंट एसेट के पार्ट में डिवाइड कर दे कि ये करंट एसेट्स हैं और एक तरफ हम जैसे करंट लायबिलिटीज लिखते हैं तो ये करंट लायबिलिटीज है, तो हम दो आइटम्स में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ताकि ये हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन लाए। इन दोनों में क्या रिलेशन है, कहते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स दे रखी होती है, जो आइटम्स दे रखी होती हैं, वो अपने आप में कुछ भी नहीं बताती, ठीक है। और इनको अगर हम कुछ बताना चाहते हैं, कंपनी की पोजीशन के बारे में बताना चाहते हैं कि कंपनी की पोजीशन अप जा रही है या डाउन जा रही है, मींस कंपनी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट जानना चाहते हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। तो ये लाइन लिखी हुई है, द एनालिसिस ऑफ दीज फिगर्स हेल्प द इंटरेस्टेड रीडर बाय गिविंग टंग टू दीज म्यूट हीप्स ऑफ फिगर्स। कि जो फिगर्स दी हुई है, हमें अमाउंट्स दिए हुए हैं, ये अमाउंट अपने आप में कुछ नहीं बताते, बिल्कुल चुप है, शांत है, पर जो बंदा इसको क्या करता है, एनालाइज करते हैं इस डाटा को, तो इसको क्या दे देता है, टंग दे देता है, मीन्स बता देता है कि ये डाटा अपने आप में क्या बताना चाहता है। तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ टूल्स को यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा गया, फिने और मिलर्स क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कंसिस्ट इन सेपरेटिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान, अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड देन प्रेजेंटिंग देम इन ए कन्वीनियंट एंड इजिली रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेट पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि किस डाटा को किससे हम रिलेट करना है, और ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, एक तो वो कन्वीनियंट हो और इजिली जो है अंडरस्टैंड भी किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हम मान लो कोई रेशो निकालनी है, तो रेशो के लिए हमने क्या है, जैसे करंट रेशो निकाल रहे हैं, तो करंट रेशो आगे मैं बताऊंगी चल के, जो चैप्टर नंबर 5 बताऊंगी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन बताती है करंट रेशो। तो हम कोई भी डाटा है उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं ताकि वो इजिली क्या किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके, रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम इस तरह से करते हैं। हम आगे एक और डेफिनेशन भी दी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन ए बिजनेस as disclosed by a single set of statement and a study of the trend of these factors as shown in a series of statement। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं फाइनेंशियल फैक्टर्स के बीच में, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें एक डाटा का दूसरे डाटा से क्या रिलेशन है और बिजनेस का ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, वो शो करते हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। तो ये डेफिनेशन से कुछ फीचर्स निकल के आते हैं। फीचर्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, नंबर 1, टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डाटा कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के करने का फायदा ये होता है कि जो भी डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसको हम सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में करते हैं। सिंपल मीन्स उसको इजी कर देते हैं और आसानी से समझ में आ सके, उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। नंबर 2 आता है, टू क्लासीफाई द आइटम कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कन्वीनियंट एंड रेशनल ग्रुप्स। कि हम जो आइटम्स हमको एक ग्रुप्स में बांट देते हैं ताकि हम इनको आसानी से क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, कन्वीनियंट वे में हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एसेट्स उनको अलग लिख लिया,
करंट एसेट्स मतलब दो तरह की एसेट्स होती है, जैसे नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, उनको हमने अलग लिख लिया। करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज लिख लिया, ताकि हम इसको क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। अगला थर्ड पॉइंट है टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन वेरियस ग्रुप टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन, कि हमने पहले तो डाटा प्रेजेंट कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ये देखना है कि हमारी आइटम जो है क्या हुई है, पहले से कम हुई है या ज्यादा हुई है, ट्रेंड के बारे में पता चल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दी हुई है कंपनी की, जो हमने बनाई है स्टेटमेंट्स, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और इस तरह से ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा को, ताकि हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग अप है या डाउन है, उसकी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है। अब आगे चलते हैं, हम मेथड्स और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे आप, टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है उसके कई मेथड्स हैं। नंबर 1 लिख लीजिए, ये सारा चैप्टर बेटा थ्योरी बेस्ड है। नंबर 1 एक्सटर्नल एनालिसिस। आप पहले इसको समझेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है। अब जो कंपनी है, कंपनी पे बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो इंटरेस्टेड होती है कंपनी के बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए। कुछ आउटसाइड पार्टीज होती है जिसको हम एक्सटर्नल पार्टीज भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं। ये वो आउटसाइडर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है या लगाने की सोच रहे हैं, तो उनको भी कंपनी की पोजीशन के बारे में जानना है। बैंक क्या देती है, कंपनी को लोन देती है, तो बैंक वाले भी क्या चाहते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी होती है, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। इसी तरह क्रेडिटर्स होते हैं, कई बार कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों से क्रेडिट पर गुड्स लेती है, तो वो क्रेडिटर भी कंपनी को क्या चाहते हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। ना केवल क्रेडिटर पैसा क्या करते हैं, गुड्स देते हैं, बल्कि कई बार क्रेडिटर क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर कंपनी को लोन भी दे देते हैं, तो वो कंपनी की पोजीशन जानना चाहते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट एजेंसीज को भी देखना होता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन उनको कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं। रिसर्चर ने भी रिसर्च करना होता है, कौन सी कंपनी अप जा रही है, कौन सी डाउन जा रही है, तो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने की जरूरत होती है। तो दीज पार्टी डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड ऑफ द business and has their analysis is based almost entirely on published financial statements। वो कहता है इनके पास कोई कंपनी का रिकॉर्ड तो नहीं होता। जो भी कंपनी क्या करती है, अपनी स्टेटमेंट्स हर साल पब्लिश करती है। कुछ कंपनीज अपनी क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, पब्लिश करती है। तो पब्लिश रिकॉर्ड्स जो होते हैं वही हमारी आउटसाइड पार्टी को पता चल जाते हैं। तो इस एनालिसिस को करने से क्या होगा, हमारी बहुत सारी जो पार्टीज हैं उनका जो है पर्पस क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। नंबर 2 लिखिए, इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल नाम से पता चल रहा है कि कंपनी में कुछ लोग इंटरनल भी होते हैं, जैसे मैनेजमेंट होती है, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनका पैसा लगा हुआ है, तो वो भी इंटरनल एनालिसिस करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं। जो इंटरनल रिकॉर्ड बनाए जाते हैं उससे कंपनी की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। जैसे कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी की रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि ऐसा एनालिसिस करके ये जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में। थर्ड आता है बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसको हम डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है। डायनेमिक एनालिसिस, कंपनी कभी कभी क्या करती है कि एक ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करती है। मान लो करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करना चाहती है, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करती है। जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 करवा दिया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो उसमें मैंने 2 स्टेटमेंट सिखाई थी। एक तो मैंने सिखाई थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक सिखाई थी मैंने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने क्या किया था, जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट समझाई थी तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे कंपनी की मैंने बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स लिखी, जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर फंड में मैंने शेयर कैपिटल लिखा था। फॉर एग्जांपल, मैं शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर की 10 लाख है, करंट ईयर की 12 लाख है, तो 12 लाख हो गई, तो हमारी कितनी इंक्रीज हो गई है, शेयर कैपिटल 2 लाख से इंक्रीज हो गई है।
ना केवल हम इंक्रीज डिक्रीज दिखाते हैं बल्कि परसेंटेज चेंज कितना आया वो भी दिखाते हैं। जैसे 2 लाख हो गया, 2 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख, तो कितनी परसेंट इंक्रीज हो गई, 20% शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है। मीन्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डाटा इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि हम आसानी से उसका क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो परफॉर्मेंस है कंपनी की अप जा रही है या डाउन जा रही है और कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज आया है। ना केवल इंक्रीज डिक्रीज देखना बल्कि परसेंटेज कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वो बताता है। अब जैसे मैंने आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सिखाई थी, इनकम स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कहते हैं। उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में हमारा 5 लाख है, करंट ईयर में 6 लाख है, तो कितना इंक्रीज हो गया, 1 लाख इंक्रीज हो गया। तो 1 लाख इंटू 100/5 लाख जो हमारा चेंज आया है वो कितना है, 20% आया है। तो हमने वो बताया था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में। इसको हम डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, चेंजेस आते जाते हैं कि कंपनी की जो पोजीशन है वो हर साल एक जैसी नहीं रहती, कंपनी की पोजीशन में अप डाउन आता रहता है, कंपनी की ट्रेंड में चेंजेस आते रहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो फिगर्स है उसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करके हम उनका क्या देखते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं और परसेंटेज चेंज कितना आया है। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो हमने करी थी, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट करी थी या फिर आपने क्या किया था, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब बात करते हैं बेटा वर्टिकल एनालिसिस की, नंबर 4 वर्टिकल, और इसको हम और क्या नाम देते हैं, स्टैटिक एनालिसिस। अब ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि जब हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें मैंने क्या बताया था, कॉमन साइज स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बताई थी। एक मैंने बताया था कॉमन साइज बैलेंस शीट, एक सिखाया था मैंने कॉमन साइज रेवेन्यू फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसमें क्या बनाया था, जो कॉमन साइज बैलेंस शीट थी उसमें मैंने एक आइटम को कॉमन लिया था, टोटल को कॉमन लिया था। आप टोटल एसेट को कॉमन लो तो एक आइटम टोटल आइटम के कितने परसेंट है, इसमें हमने कंपैरिजन नहीं करना, प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन नहीं करना, हमने जो करंट ईयर की आइटम है उसको करंट ईयर की ही टोटल आइटम से कंपैरिजन करना कि कितने परसेंट है। मींस एक आइटम टोटल आइटम से कितने परसेंट है। तो हम प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंपैरिजन नहीं करते, जो कंपैरिजन करते हैं वो तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। लेकिन वर्टिकल में हम क्या करते हैं, हम एक ही ईयर का डाटा, एक डाटा टोटल डाटा से वो कितने परसेंट है वो लिखते हैं। अगर प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस में हम क्या करते हैं कि एक डाटा जो है हम टोटल डाटा से कंपैरिजन करते हैं कितने परसेंट है। अगर हम करंट ईयर की बात करते हैं तो आइटम का जो टोटल अमाउंट है और टोटल हमारा जो ओवरऑल टोटल है उसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट करा था जब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, उसमें क्या करते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कॉमन मानते थे, 100 मानते थे, तो हर आइटम का कंपैरिजन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करते थे कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कितने परसेंट है। इसको हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं और वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं कि इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करते, हम करंट ईयर की एक आइटम को टोटल आइटम से कंपेयर करके देखते हैं। इसको हम कौन सा कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। तो वर्टिकल एनालिसिस इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक सिंगल पीरियड से क्या कंपैरिजन करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो बात करें डायनेमिक एनालिसिस की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम एक डाटा को पिछले डाटा के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, और कंपैरिजन करने से हमें अपने परफॉर्मेंस का पता चलता है कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है, और प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर का कंपैरिजन करना जो है ज्यादा यूजफुल होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों में तो हॉरिजॉन्टल ज्यादा बेटर है वर्टिकल से। ठीक है, अब हम करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में, ये मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड की। इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स। मतलब कहने का क्या है, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की आइटम का करंट ईयर से कंपैरिजन करते हैं कि हमारी जो करंट ईयर की आइटम है प्रीवियस ईयर से कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है, और परसेंटेज कितना चेंज आया, इंक्रीज और डिक्रीज कितना परसेंटेज चेंज आया वो करते हैं। यानी कि हमें कम से कम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट या 2 से ज्यादा भी हो सकती है कंपैरिजन करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा वर्टिकल एनालिसिस है इसमें सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है।
अगर एक कंपनी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना चाहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट निकालना चाहते हो, मान लो कॉमन साइज बैलेंस शीट है, तो आप क्या करोगे, जो टोटल होगा बैलेंस शीट का वो हम 100 लेंगे और हर आइटम को उसी से कंपैरिजन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी शेयर कैपिटल 1 लाख है और एसेट का टोटल कितना है 10 लाख है, तो 1 लाख इंटू 100 10 लाख, तो ये जो 10% आएगा बेटा वो जो है हमारा कंपैरिजन हो रहा है, एक आइटम को टोटल आइटम से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें ओनली सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है, हमें 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉमन साइज स्टेटमेंट कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं कर रहे। तो पीरियड का मतलब समझ आया कि 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम से कम चाहिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए, बल्कि जो कॉमन साइज स्टेटमेंट उसमें सिंगल ईयर भी चल जाता है। नंबर 2 आता है आइटम्स। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ सेम आइटम ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, अलग अलग पीरियड का हम क्या करते हैं, सेम आइटम जैसे आपको मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट कराया था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट था, सेम आइटम का मतलब क्या है, जैसे शेयर कैपिटल है, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की भी शेयर कैपिटल है, हम उसके साथ ही कंपैरिजन करते हैं, टोटल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिजर्व एंड सरप्लस का कंपैरिजन कर रही हूँ, मान लो पिछले साल हमारा 1 लाख है रिजर्व एंड सरप्लस, तो करंट ईयर का 2 लाख है, तो कितना चेंज आया, 1 लाख का डिफरेंस आया, कितने परसेंट चेंज आया, 1 लाख इंटू 100 लाख 100%, मीन्स कहने का हम आइटम सेम रखते हैं, पीरियड अलग होता है, टाइम पीरियड मतलब प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर का कंपैरिजन जब करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम पीरियड तो हमारा अलग होता है लेकिन आइटम सेम रहती है। अगर हम शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल से डिफरेंस ले रहे हैं या रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस ले रहे हैं, मीन्स आइटम हमारी कॉमन होगी, एक जैसी होगी। जबकि वर्टिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ सेम पीरियड, कि टाइम पीरियड एक है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक ही लेनी है, हमने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं करी, हम तो एक सिंगल ईयर का क्या करते हैं, टोटल आइटम को 1 आइटम के साथ कंपैरिजन करते हैं कि एक आइटम टोटल आइटम के कितने परसेंट है, हमें 2 ईयर की जो है आइटम्स को लेने की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल पीरियड में एक आइटम टोटल आइटम से कितने परसेंट है वो हमने लेना होता है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज मतलब कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो देखते हैं, और परसेंटेज चेंज कितना आया वो देखते हैं हॉरिजॉन्टल में। जबकि वर्टिकल में हम क्या करते हैं, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन परसेंटेज फॉर्म, सिर्फ हम परसेंटेज में करते हैं, हमने कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉमन साइज में हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल है मान लो 1 लाख है और टोटल एसेट का टोटल है 10 लाख, तो 1 लाख इंटू 100 लाख, तो ये कितने परसेंट हुआ, 10% हुआ, हमने सिर्फ परसेंटेज फॉर्म निकालनी है, हमने कोई एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं लेना कि इंक्रीज डिक्रीज कितना हो वो नहीं लेना। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, दिस एनालिसिस कैन बी डन बाय प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये पॉइंट मैं आपको अभी बता के ही हटी हूँ कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम 2 तरह का कंपैरिजन करते हैं, एक तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, एक कंपैरेटिव क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। जबकि जो हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 स्टेटमेंट बनाते हैं, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अब बात करते हैं हम बेटा इसके अंदर लास्ट में मेरी पॉइंट बता रखा है, इंट्रा फर्म एनालिसिस एंड इंटर फर्म। इंट्रा मीन्स विद इन द फर्म, इंट्रा फर्म एनालिसिस इज ए कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज और ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर के साथ हम क्या करते हैं, करंट ईयर का कंपैरिजन करते हैं। इंट्रा का मतलब होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इंट्रा मीन्स फर्म के अंदर प्रीवियस ईयर के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं करंट ईयर की आइटम्स का, कि हमारा जो है ट्रेंड परसेंटेज क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आता है इंटर फर्म। इंटर फर्म एनालिसिस इज अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइज, कि एक एंटरप्राइज की जो है आइटम्स ये हैं, दूसरे एंटरप्राइज की आइटम ये है, तो हम दोनों में कंपिटिटिव जो फर्म्स होगी उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनकी पोजीशन को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। मींस क्या है, इंट्रा फॉर्म में होता है विद इन द फर्म, कि प्रीवियस ईयर का डाटा जो है करंट ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि बिजनेस का ट्रेंड कैसा है, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, उसमें तो फर्म के बीच में हो गया प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर की कंपैरिजन करना, उसको इंट्रा फर्म एनालिसिस कहा जाता है। उसके बाद आता है
इंटर फर्म अभी बता रही हूँ। इंटर का मतलब होता है जो फर्म अलग अलग है, जैसे एक कंपनी ए लिमिटेड है, दूसरी बी लिमिटेड है, तो हम क्या करें, उन दोनों का कंपैरिजन करें हर आइटम को कि उसकी आइटम का अमाउंट इतना था, हमारी आइटम इतनी है, तो कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, कितना परसेंटेज चेंज आया। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं। ट्रेंड एनालिसिस किसको कहते हैं, इंट्रा फर्म को, और इंट्रा फर्म में क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा हम अगला टॉपिक करते हैं, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की। जो हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं इसका मेन मोटिव क्या होता है, किस पर्पस के लिए बनाया जाता है। लिखिए नंबर 1, टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, कि कंपनी अपनी क्या जानना चाहती है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को जानना चाहती है, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को जानना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों एनालाइज किया जाता है, ताकि कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में पता चल जाए। अब कंपनी क्या करती है, ये जानना चाहती है कि उसके पास इतना प्रॉफिट है कि जो पैसा उन्होंने लगाया है, जैसे जो उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब था जो पैसा उन्होंने लगाया है, तो कंपनी एडिक्वेट प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही। इट इज ऑल्सो डिस्क्लोज बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दीज प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे आप मान लो कंपैरेटिव क्या बना रहे हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर में इतना प्रॉफिट था, करंट ईयर में इतना प्रॉफिट है, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट है इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और कितने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी है, वो पहले से क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। इन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फ्यू इयर्स आर टेकन इनटू अकाउंट टू कंप्यूट द चेंजेस इन प्रॉफिट ओवर द इयर्स, कि मालूम 2 या 2 से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लेते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर्स के साथ करंट ईयर के का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमारी अर्निंग कैपेसिटी पहले से इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। तो समझ आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में पता चलता है कि उनकी पोजीशन क्या हुई है, डाउन जा रही है, मतलब उनका प्रॉफिट पहले से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये देखना चाहती है। उसके बाद आता है टू मेजर द सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का मतलब होता है कंपनी की पेइंग कैपेसिटी, कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो पे कर सके। ठीक है। जैसे अब 2 तरह की बातें हम करते हैं कि हम रेशो निकालते हैं, जैसे एक होता है लिक्विडिटी रेशो निकालना, एक होता है सोल्वेंसी रेशो निकालना। जो कंपनी लिक्विडिटी रेशो निकालती है ना, जो कंपनी लिक्विडिटी रेशो निकालती है उसके अंदर 2 रेशोस निकालती है। ये मैं आगे आपको चैप्टर नंबर 5 कराऊंगी। तो लिक्विडिटी रेशो में कंपनी कौन कौन सी रेशो निकालती है, एक तो निकालती है करंट रेशो, एक निकालती है क्विक रेशो। करंट रेशो किसका रिलेशन है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन है, कि वो ये जानना चाहते हैं कंपनी की कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सके। और क्विक रेशो में क्या होता है, कंपनी की क्विक एसेट्स इतनी है कि वो करंट लायबिलिटी को पे कर सके। तो ये कंपनी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन के बारे में बताती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोल्वेंसी रेशियो की, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी रेशियोज आती हैं, पर मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या बताती है कि डेट्स कितने हैं और इक्विटी कितनी है। डेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड। तो ये लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए हम डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए हम मतलब कंपनी की पेइंग कैपेसिटी जानना चाहते हैं। अगर तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन जाननी है तो लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशियो निकाली जाती है, लॉन्ग टर्म जो हमने सोल्वेंसी पोजीशन देखनी है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, अब हम उसके लिए हम बनाते हैं डेट इक्विटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो बनाते हैं। सोल्वेंसी में कई टाइप्स है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कंपनी की शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी कितनी है, कि फर्म के पास इतना पैसा है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे कर सके। और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के लिए कंपनी को ये देखना होता है कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट कर सके। ठीक है। तो इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को करते हैं। अब थर्ड पॉइंट आपका लिखिए, टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी अपनी क्या करना चाहती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखना चाहती है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कितने हैं। अगर उनको लगता है कि उनके पास पैसे की कमी है तो वो लोन कहाँ से लेंगे, कितने लोन की रिक्वायरमेंट है,
कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से क्या पता चलता है, उनकी फाइनेंशियल पोटेंशियल के बारे में पता चलता है कि उनके पास कितना पैसा है। जैसे उनके माइंड में कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स उनके माइंड में कई क्वेश्चंस आते हैं। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट विल बी अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस और नॉट, कि क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी एसेट्स को खरीद सकती है, मशीन को खरीद सकती है, नए इक्विपमेंट खरीद सकती है, क्या इंटरनल सोर्सेज से ही पैसा पूरा हो जाएगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन द करंट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस हाउ मच फंड्स कैन बी रेज फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज, कि कंपनी को लगता है कि मान लो हमारे पास पैसा कम है, इंटरनल रिसोर्सेज में है तो सही पर कम है, हम ऐसा नहीं खरीद सकते, तो हम बाहर से क्या खरीद सकते हैं, उनको कितना पैसा चाहिए जो बाहर से खरीदने की जरूरत है। मतलब कहने का कि मैयर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब है कंपनी को पहले तो अपनी पोजीशन के बारे में पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा पड़ा है कि हम एसेट्स को खरीद पाएंगे कि नहीं। अगर कम पड़ जाता है पैसा तो हम बाहर से कितना लोन लें, तो ये भी कंपनी को क्या होता है पता चल जाता है किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से। आगे आता है नंबर 4, लिखिए नंबर 4, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। अब कंपनी ने ना केवल अपनी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को करंट ईयर के साथ कंपैरिजन करना है, बल्कि कंपनी अपनी जो कंपैरिजन करती है परफॉर्मेंस का और फर्म्स के साथ भी करती है कि हमारी फर्म जो है ज्यादा अच्छी चल रही है या दूसरों की फर्म अच्छी चल रही है। द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस फर्म्स। जो भी एक जैसा ट्रेड कर रही है फर्म्स, तो वो एक दूसरे के साथ तो कंपैरिजन करती ही करती है ताकि ये पता चल जाए कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ज्यादा अच्छी है या फिर जो कंपैरिजन करने वाली उनकी पोजीशन ज्यादा अच्छी है। मींस डिपेंड करता है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सच कंपैरिजन हेल्प द मैनेजमेंट टू स्टडी द पोजीशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट को ये हेल्प हो जाती है कि वो अपनी फर्म का जब कंपैरिजन दूसरी फर्म्स के साथ कर रहे हैं, जैसे सेल्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है, एक्सपेंसेस के साथ हो रहा है, प्रॉफिट्स के साथ हो रहा है, वर्किंग कैपिटल से कंपैरिजन हो रहा है, तो ये पता चल जाता है कि उनकी फर्म ज्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, या दूसरों की फर्म ज्यादा अच्छी है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही पता चलता है। उसके बाद लिखिए नंबर 5, टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ, टू मेजर द capability of payment of interest, payment of interest and dividend। कंपनी को क्या करना होता है कि अपना जो है इंटरेस्ट देना होता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना होता है क्योंकि कंपनी ने उनसे लोन लिया है, ठीक है, और डिविडेंड देना होता है। किसको देना होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट का हिस्सा देना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हम क्या करते हैं, ये जान लेते हैं कि फर्म के पास इतना पैसा है, इतना प्रॉफिट है कि वो इंटरेस्ट की टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, या इतनी कैपेसिटी है कि वो डिविडेंड दे सकती है फ्यूचर में। एनालिसिस आल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम द प्रॉफिट इज इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट, कि कितना पैसा वो कमा रही है। जैसे कंपनी मान लो लोन लेती है अपने डिबेंचर होल्डर से, तो कंपनी को डिबेंचर होल्डर को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कंपनी जानती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके ही जानती है, क्या पता चलता है उनको कि कितना पैसा कमाया जा रहा है कि वो उनको इंटरेस्ट दे भी सकते हैं या नहीं। एनालिसिस फर्दर इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द प्रॉफिट ऑफ द फर्म में डिक्रीज विदाउट एनी वे अफेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑब्लिगेशन, क्योंकि कंपनी को पता है कि इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को, या जिनसे हमने लोन लिया उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और डिविडेंड अगर तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड अगर फिक्स परसेंटेज से दिया जा रहा है तो वो देना ही पड़ेगा। तो कंपनी को ये पता चल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से कि उनके प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं। अगला आपका 6 पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, कि एक कंपनी ने अपना ट्रेंड भी देखना होता है कि हमारा ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, कि बिजनेस जो है कंपनी का कैसा जा रहा है। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ बिजनेस, कि कंपनी का जो ट्रेंड है बिजनेस का अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मैंने जो चैप्टर कराया था कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें मैंने ट्रेंड परसेंटेज भी कराया था कि उसमें एक ईयर को हम बेस ईयर मान लेते हैं
और बाकी ईयर्स को क्या करते हैं, हम बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि कंपनी का परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज कैसा है। उनको ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालाइज करके देखते हैं कि कंपनी की पोजीशन अप जा रही है ईयर टू ईयर या डाउन जा रही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि 2 या 2 से ज्यादा हम क्या कर लेते हैं, कंपनी के ईयर्स ले लेते हैं और एक ईयर को हम बेस मान लेते हैं। जैसे मान लो हम सेल्स की बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। ये देखते हैं कि हमारा जो सेल है प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपैरेटिवली सेल पहले से बढ़ रही है या कम हो रही है, और प्रॉफिट का मार्जिन पहले से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ग्रोथ ट्रेंड को देखा जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कंपनी की पोजीशन प्रोग्रेसिव है या नहीं है। बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से ही हो सकता है। उसके बाद लिखिए नंबर 7, टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो बिजनेस की मैनेजमेंट है, वो क्या करती है, वो प्लानिंग करती है, डिसीजन लेती है, बिजनेस को कंट्रोल करती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से ये पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो प्लानिंग की थी, काम उसके अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, उनकी पॉलिसीज में किसी तरह की चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है, जो काम किया गया वो अंडर कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ, यानी कि जो भी मेथड उन्होंने फॉलो किए थे, जो पॉलिसीज बनाई थी मैनेजमेंट ने, वो प्रॉपर थी या नहीं। इफ द फॉर एग्जाम्पल कहा गया, इफ द एक्चुअल रेशियो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद देयर स्टैंडर्ड, जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए थे अगर एक्चुअल रेशियो उसी के अकॉर्डिंग होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी वो अच्छी है। लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड बनाए थे रेशियो, जो स्टैंडर्ड रेशियो से हमारी एक्चुअल रेशियो कम हो गई है, डाउन हो गई है, इट मीन्स हमारे जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है। तो हमें अगर एफिशिएंसी जाननी है अपने मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प करता है। अब लास्ट पॉइंट आता है, लिखिए नंबर 8, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। आपको भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, प्लानिंग करती है, डिसीजंस लेती है, बिजनेस को कंट्रोल करती है, कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से मैनेजमेंट को हेल्प होती है ये जानने में कि जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, काम जो है उनके कंट्रोल में हुआ या नहीं हुआ, कोई डेविएशंस तो नहीं आए कि जो सोचा था उसके कम, मतलब हम परफॉर्मेंस जो है डाउन गई है कंपनी की, कोई शॉर्ट कमिंग तो नहीं है, कोई कमियां तो नहीं रह गई। अगर कोई कमियां रह गई है तो मैनेजमेंट को अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, फिर मैनेजमेंट क्या करती है, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करती है। तो बेटा ये कौन सा था, ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से हमें हमारा क्या फायदा होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताए। अब अगले पॉइंट्स आते हैं बेटा, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब मैं ये करवा रही हूँ कि जो कंपनी है वो फाइनेंशियल एनालिसिस करती है तो उसका यूज होता है, वो यूजेस करा रही हूँ, लिख लीजिए बेटा, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसके बहुत फायदे हैं, ना केवल इंटरनल पार्टीज को बल्कि एक्सटर्नल पार्टीज को भी इसका फायदा होता है। अब मैं आपको बता रही हूं कि कैसे यूज है, कैसे यूजफुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लिखिए नंबर 1, फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इसको समझ लेना क्या कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प द इन्वेस्टर टू नो वेदर द फर्म इज फुलफिलिंग द his expectation regarding the payment of dividend, appreciation in the value of investment made by him,
एंड सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। कि जो बंदा कंपनी में पैसा लगा देता है या किसी फर्म में पैसा लगा देता है तो वे ये जानना चाहता है कि मेरा जो पैसा लगा हुआ है इस फर्म के अंदर वो क्या है, वो एप्रिसिएट हो रहा है, मीन्स उसकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, और उसे रेगुलरली उस पैसे के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो सेफ भी है या नहीं। तो इट हेल्प हिम टू टेक डिसीजन अबाउट कंटिन्यूशन और डिसकंटिन्यूशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से उसे कंपनी की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है कि ये डाउन जा रहा है बिजनेस या अप जा रहा है। फिर वो सोचेगा कि उसका पैसा वहीं लगा रहने देना चाहिए या उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देना चाहिए। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उसको लगेगा कि परफॉर्मेंस अच्छी है बिजनेस की, तब तो वो बिजनेस में वही कंटिन्यू करेगा अपना पैसा। अदरवाइज उसको लगेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है तो वो क्या करेगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देगा। ये किसके लिए यूजफुल बताया मैंने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो ये जान लेते हैं कि ये जो पैसा है लगाना चाहिए बिजनेस में या नहीं। अगला आता है फॉर टेकिंग, लिखिए फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजन। अब कोई बंदा बिजनेस को क्या देता है, उधार देता है। अगर तो उसका उधार टाइम पर वापस कर दिया जाता है फिर तो वो दोबारा उधार देगा, अदरवाइज वो उधार देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल इन मेकिंग ए डिसीजन वेदर टू ग्रांट और एक्सटेंड क्रेडिट टू अ कस्टमर और नॉट। कि मान लो बिजनेसमैन उनका का क्या है, कोई बंदा है जो बिजनेसमैन को पैसा देता है, वो बिजनेसमैन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को देखकर पता कर लेता है कि इसकी पोजीशन अच्छी है, कि टाइम टू टाइम उसको मनी की वापसी हो जाती है या नहीं। अगर तो मनी की वापसी हो जाती है तो वो दोबारा लोन देगा, अदरवाइज अगर टाइम पर ही पैसा वापस नहीं हो रहा तो वो दोबारा उसको देना ही बंद कर देगा। उल्टा वो 4 और लोगों को ही बोल लेगा कि इस बिजनेसमैन को पैसा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टाइम पर पैसे नहीं चुकाता। अगला आता है थर्ड पॉइंट फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन, लिख लीजिए नंबर 3 फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। अब कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालिसिस बनाती है वो हेल्पफुल होते हैं डिविडेंड डिसीजन लेने में भी। जैसे लिखा गया है, सच एनालिसिस इज यूजफुल इन डिसाइडिंग अबाउट हाउ मच पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड हाउ मच टू रिटेन। कि कंपनी ने क्या करना होता है, अपने कोई बिजनेस है मान लो, अपने शेयर होल्डर को क्या देना होता है, डिविडेंड देना होता है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा देना होता है। तो अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें पता चल रहा है कि बिजनेस का प्रॉफिट जब प्रीवियस ईयर से ज्यादा बढ़ गया है तो वो ये सोचेंगे कि कितना पैसा हमें डिविडेंड में रखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और कितना जो है रिटेन मतलब जमा करके रख लेना चाहिए। तो यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प करता है ये जानने में कि डिविडेंड कितना देना चाहिए और कितना जो पैसा जमा करके रखना चाहिए। अगला आपका लिखिए नंबर 4 फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस को का ट्रेंड कैसा चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है या डाउनवर्ड चल रहा है, तो एस्टिमेट करने में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है। लिखिए फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस, एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस। जब हम क्या करते हैं, ट्रेंड परसेंटेज करते हैं, आपको याद होगा जैसे मैंने कराया था, ट्रेंड परसेंटेज करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर के आइटम का कंपैरिजन करते हैं, ना केवल एक ईयर का बल्कि बहुत सारे ईयर्स को। प्रीवियस ईयर एक ईयर को बेस मान लेते हैं और बाकी ईयर्स को हम कंपैरिजन करते हैं बेस ईयर के साथ। तो ये पता चलता है कि बिजनेस का ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ये जानने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे हम बहुत सारे सालों में क्या करते हैं, पिछले काफी सालों से हमारी जो बिजनेस है उसकी सेल बढ़ी है या कम हुई है, कॉस्ट पिछले काफी सालों से बढ़ी है या कम हुई है, प्रॉफिट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेंड परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है ये जानने में कि बिजनेस का ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड जा रहा है या फिर डाउनवर्ड जा रहा है। आगे लिखिए नंबर 5 लास्ट पॉइंट है बेटा, फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस। कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने प्लानिंग करनी होती है, डिसीजंस लेने होते हैं,
पॉलिसीज बनानी होती हैं और बिजनेस को कंट्रोल करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मैनेजमेंट की क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि इससे कंपनी की क्या पता चलती है, लिक्विडिटी पोजीशन मींस पेइंग कैपेसिटी के बारे में, शॉर्ट टर्म पोजीशन को जानने के लिए लिक्विडिटी पोजीशन जाननी पड़ती है। सॉल्वेंसी में क्या आता है, कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन जानी जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जानी जाती है, प्रॉफिट कैसा है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो कंपनी को क्या चाहिए, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, उसके मैनेजमेंट को उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को पता चल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से, ताकि मैनेजमेंट को ये पता चले जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल भी रही है या नहीं, उनके डिसीजन में चेंज करने की जरूरत है तो क्या चेंजेस करने चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प करता है। तो बेटा आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, पहले उसका मीनिंग बताया, फिर उसकी डेफिनेशंस बताई, उसके बाद उससे क्या फीचर्स निकले वो बताए, और मैंने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताई हैं और क्या डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बताया और लास्ट जो है मैंने बताया कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या यूजेस हैं। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.